इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है विज्ञान कक्षा 9 अध्याय 5 और अध्याय का नाम है जीवन की मौलिक इकाई। इसमें वीडियो में हम यहाँ से प्रारंभ करते हैं कोशिका अंगक से। प्लाज्मा झिल्ली के अंदर तरल पदार्थ में बहुत से विशिष्ट कोशिका घटक होते हैं, इन्हें कोशिकांग कहते हैं। अंतःद्रवी जालिका, गाल्गी उपकरण, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया तथा प्लास्टिड कोशिका अंगकों के उदाहरण हैं। अंतर्द्रवी जालिका, यह झिल्ली युक्त नलिकाओं तथा सीट का एक बहुत बड़ा तंत्र है। यह लंबी नलिका अथवा गोल या आयताकार थैलों पुटिकाओं की तरह दिखाई देती है। इसकी रचना प्लाज्मा झिल्ली के समरूप होती है। यह दो प्रकार की होती है, एक है खुरदरी अंतर्द्रवी जालिका और दूसरी है चिकनी अंतर्द्रवी जालिका। खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका में सूक्ष्मदर्शी में देखने पर एक खुरदरी दिखाई पड़ती है, क्योंकि इस पर राइबोसोम लगे होते हैं। राइबोसोम पर प्रोटीन जो है संश्लेषित होते हैं। चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका वसा अथवा लिपिड के अणुओं के बनाने में सहायता करती है। यह कोशिकीय क्रिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अंतर्द्रव्य जालिका के कार्य, इसका मुख्य कार्य कोशिका द्रव्य के विभिन्न क्षेत्रों तथा केंद्र के मध्य पदार्थों मुख्यतः प्रोटीन के परिवहन के लिए नलिका के रूप में कार्य करना है। यह कोशिका की कुछ जैव रासायनिक क्रियाओं के लिए कोशिका द्रव्य ढांचे का कार्य भी करती है। इसमें हम यहाँ पर जंतु कोशिका है, इसका चित्र यहाँ पर दिखाते हैं। तो इसमें जंतु कोशिका में है, यहाँ पर सबसे पहले ये इसमें केंद्रक है और इस केंद्रक के चारों तरफ जो है केंद्रीय झिल्ली है। यहाँ पर चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका दिखाई गई है और आगे क्या है, गाल्गी उपकरण है। गाल्गी उपकरण में यहाँ पर ये प्लाज्मा झिल्ली है, बाहर की तरफ है और इसका आगे तारक केंद्र है। यहाँ पर इसमें लाइसोसोम है और राइबोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया और उसके बाद में खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका, ये इसमें खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका और उसके बाद में एक कोशिका द्रव्य जो है इसके अंदर भरा हुआ होता है। इससे आगे है गाल्गी उपकरण। अंतर्द्रव्य जालिका में संश्लेषित पदार्थ गाल्गी उपकरण में तय किए जाते हैं और उन्हें कोशिका के बाहर तथा अंदर विभिन्न क्षेत्रों में भेज दिया जाता है। पुटिका में पदार्थों का संचयन, रूपांतरण तथा बंद करना भी इस कार्य में शामिल है। कुछ परिस्थिति में गाल्गी उपकरण में सामान्य शक्कर से जटिल शक्कर भी बनती है तथा इसके द्वारा लाइसोसोम को भी बनाया जाता है। लाइसोसोम यह झिल्ली से घिरी हुई संरचना होती है। यह कोशिका का अपशिष्ट निपटाने वाला तंत्र है। ये बाहरी पदार्थ एवं कोशिका अंगकों के टूटे फूटे भागों को पाचित करके कोशिका को साफ करते हैं। इसमें यहाँ पर आगे ये पादप कोशिका दिखाई गई है, इसका चित्र है पादप कोशिका का और इसके जो विभिन्न अंग हैं ये इसमें दिखाए गए हैं। इसमें सबसे पहले यहाँ पर ये केंद्रक है और इसके बाद में हरित लवक है, ये दिखाया गया इसमें। ये इसमें गाल्गी उपकरण है और केंद्र के चारों तरफ ये झिल्ली है जो केंद्रीय झिल्ली कहते हैं। इसमें ये प्लाज्मा झिल्ली है, बाह्य कोशिका है, कोशिका भित्ति है जो कि पादप कोशिका में केवल पाई जाती है। इसके बाद माइटोकॉन्ड्रियन, राइबोसोम, हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं इसको, ये इसको हरित लवक या बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट, और कोशिका द्रव्य कोशिका में भरा हुआ होता है। इधर से हम देखते हैं चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका। क्या है? चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका, लाइसोसोम और खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका इसमें दिखाई गई है। हम इस चित्र को अपनी कॉपी पे बना सकते हैं और दोबारा इनके भागों को नाम लिख करके इसके द्वारा अच्छी तरह से कर सकते हैं। आगे इसमें है प्रश्न है, लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली क्यों कहा जाता है? लाइसोसोम बहुत शक्तिशाली उत्पादनकारी एंजाइम होते हैं। ये जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ते हैं। कोशिकीय चयापचय में व्यवधान के कारण जब कोशिका क्षतिग्रस्त अमृत हो जाती है तो लाइसोसोम फट जाते हैं और एंजाइम अपनी कोशिकाओं को पाचित कर देते हैं। इसलिए लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली भी कहा जाता है। इसके बाद में आ गया माइटोकॉन्ड्रिया।
माइटोकॉन्ड्रिया एक कोशिका का बिजली घर है। यह जीवन की विभिन्न आवश्यक रासायनिक क्रियाओं के लिए एटीपी के रूप में ऊर्जा प्रदान करता है। शरीर नए रासायनिक यौगिकों को बनाने तथा यांत्रिक कार्य करने के लिए एटीपी में संचित ऊर्जा का उपयोग करता है। इसका अपना डीएनए तथा राइबोसोम होते हैं। जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसका अपना डीएनए होता है और इसमें क्या है, राइबोसोम होते हैं। आगे है प्लास्टिड। इनकी रचना माइटोकॉन्ड्रिया की तरह ही होती है तथा इनमें अपना डीएनए तथा राइबोसोम होते हैं। ये केवल पादप कोशिकाओं में स्थित होते हैं। जो प्लास्टिड है दो प्रकार के होते हैं, एक है क्रोमोप्लास्ट, दूसरा क्या है ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट, जिस क्रोमोप्लास्ट में क्लोरोफिल वर्णक होता है उसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर ये क्रोमोप्लास्ट है हमने लिया, और क्रोमोप्लास्ट में यहाँ पर बताया गया जिस क्रोमोप्लास्ट में क्लोरोफिल वर्णक होता है उसे क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। आगे क्लोरोप्लास्ट जो है यहाँ पर इसको अंडरलाइन कर सकते हैं, महत्वपूर्ण है, इसको क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए बहुत आवश्यक है। इसमें क्लोरोफिल के अतिरिक्त पीले एवं नारंगी रंग के वर्णक भी होते हैं। इसकी रचना में बहुत सी झिल्ली वाली परतें होती हैं। इसके बाद है ल्यूकोप्लास्ट। ये प्राथमिक रूप से अंगक हैं। इसमें स्टार्च, तेल तथा प्रोटीन जैसे पदार्थ संचित होते हैं। राइबोसोम में है, ये सूक्ष्म कण अमीनो अम्ल से प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। सभी तरह के प्रोटीन का निर्माण राइबोसोम के द्वारा किया जाता है। ये अंतर्द्रव्य जालिका की सतह पर माइटोकॉन्ड्रिया में तथा क्लोरोप्लास्ट में पाए जाते हैं। इसके बाद आ गया रसधानियाँ। रसधानियाँ ये ठोस अथवा तरल पदार्थों में संग्राहक थैलियाँ हैं। ये जंतु कोशिकाओं में छोटी तथा पादप कोशिकाओं में बड़ी होती है। पादप कोशिका की रसधानियों में कोशिका द्रव्य भरा रहता है। इसके बाद में कार्य, जो रसधानियाँ उनका क्या कार्य है, ये कोशिकाओं को कठोरता प्रदान करती हैं। पौधों के लिए आवश्यक बहुत से पदार्थ रसधानी में स्थित होते हैं, जैसे अमीनो अम्ल, शर्करा, विभिन्न कार्बनिक अम्ल तथा कुछ प्रोटीन आदि। इसके बाद आगे प्रश्न है, कोशिका को सजीवों की मूलभूत संरचनात्मक इकाई क्यों कहते हैं। जो कोशिका है उसको सजीवों की मूलभूत संरचनात्मक इकाई क्यों कहते हैं। यहाँ पर इसमें उत्तर है इसका, प्रत्येक कोशिका की अपनी एक संरचना होती है। इसके द्वारा ये अपना विशिष्ट कार्य जैसे श्वसन, पोषण, अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन करते हैं, नए प्रोटीन बनाती हैं। इसकी झिल्ली तथा अंकों की विशिष्ट संरचना के कारण ऐसा संभव हो पाता है। इसलिए कोशिका को सजीव की एक मूलभूत संरचनात्मक कार्य कहा जाता है। इसके बाद में आगे कोशिका विभाजन है। कोशिका विभाजन में क्या है, जीवधारियों में वृद्धि के लिए नई कोशिकाएं बनती हैं। नई कोशिकाओं बनने के इस प्रक्रम को हम कोशिका विभाजन कहते हैं। क्या कहते हैं, इस प्रक्रम, प्र शब्द है प्रक्रम, इस प्रक्रम को पै के पैरों में रह प्रक्रम, इस प्रक्रम को कोशिका विभाजन कहते हैं। आगे है कोशिका विभाजन जो है दो प्रकार का होता है, सूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन। इसमें यहाँ पर जो सूत्री विभाजन है इसके अंदर है, इस विभाजन में अधिकतर कोशिकाएं वृद्धि के लिए विभाजित होती हैं। इसमें क्या है, अधिकतर कोशिकाएं क्या होते हैं, वृद्धि के लिए विभाजित होती हैं। मातृ कोशिका से विभाजित होकर दो समरूप संतति कोशिकाएं बनती हैं। संतति कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या मातृ कोशिका के समान होती है। यह जीवों में वृद्धि तथा ऊतकों में मरम्मत में सहायता करती है। इसमें यहाँ पर ये सूत्री विभाजन दिखाया गया है, और इस सूत्री विभाजन में जो मातृ कोशिका है और गुणसूत्र हैं विभाजित होकर के दो संतति कोशिकाएं बनती हैं। इसमें यहाँ पर दिखाया गया है, इसमें ये गुणसूत्र दिखाए गए हैं। इसके बाद में अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन में क्या है, जंतु और पौधों के प्रजनन अंगों अथवा ऊतकों की विशेष कोशिकाएं विभाजित होकर के युग्मक बनाती हैं। जंतु और पौधों के प्रजनन अंग और ऊतकों की विशेष कोशिकाएं दोनों मिलकर क्या बनाती हैं, युग्मक बनाती हैं, जो निषेचन के पश्चात संतति का निर्माण करती हैं। इसे अर्धसूत्रण कहते हैं। इसमें क्रमशः दो विभाजन होते हैं। जब कोशिका अर्धसूत्रण द्वारा विभाजित होती है तो उसमें दो जगह की चार नई कोशिकाएं बनती हैं। तो उसमें क्या है, दो जगह की चार नई कोशिकाएं बनती हैं। नई कोशिकाओं में मातृ कोशिकाओं की तुलना में गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है। इसमें यहाँ पर ये अर्धसूत्री विभाजन दिखाया गया है। इसमें ये मातृ कोशिका है। अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा पहले दो कोशिकाएं बनती हैं, फिर क्या बनती हैं,
संतति कोशिकाएं बनती हैं, 4 नई कोशिकाएं बनती हैं। और इसमें जो गुणसूत्र हैं मातृ कोशिकाएं बजाय जो है आधे होते हैं। इस तरह से यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इससे अगला लेक्चर आपको मिलता रहे। ये सभी वीडियो प्लेलिस्ट में डाल दी गई हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर के सभी वीडियो देख सकते हैं।